अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है आप सबके? अच्छा जी, आज हम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीएचपी को ना हम जल्दी कवर कर लें। थोड़ी सी हमारी प्रोग्रेस ज़रा स्लो है। ऑनलाइन लेक्चर्स में ज़रा स्लो प्रोग्रेस हो जाती है। कुछ मुझे भी नहीं समझ आती कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई, और कुछ समझाना ऑनलाइन ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। खैर, अम, हम इस तरह चलते रहेंगे। मेरे ख्याल में अब हमारे दो टॉपिक्स रह गए हैं पीएचपी के। ठीक है। जो पीएचपी की फाइल हैंडलिंग है मैं उसको स्किप करा दूंगा क्योंकि हमारा टाइम काफी लग गया पीएचपी पे। मैं टेक्निकल की स्लाइड्स खोल लूँ। हमने अब ये शॉपिंग जिस तरह से काफी सारी चीजें कवर करनी थी। अब मतलब आप कह लें कि हम अब जो का कह लें कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ है ना, वो उसकी तरफ आते जाएंगे। क्योंकि जो बेसिक्स थी वो हमने पीएचपी की सीख ली हैं। आज के लेक्चर के बाद आज ऑब्जेक्ट्स का लेक्चर है, तो होपफुली आज के लेक्चर को वैसे टाइम चाहिए काफ़ी। मेरे ख्याल में आज और कल 2 दिनों में ये लेक्चर पीएचपी के ऑब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। पीएचपी के ऑब्जेक्ट्स के बाद हम ये पीएचपी फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट है। इनके बाद फाइल हैंडलिंग है। फाइल हैंडलिंग आप अपने टाइम पे देख लीजिएगा। फिर हमारे पास ये एसक्यूएल आ जाता है, डेटाबेस। ठीक है। अब जब डेटाबेस और पीएचपी पढ़ लेंगे हम, फिर हम देख सकते हैं कि पीएचपी को मैं डेटाबेस के साथ ज्वाइन करके कोई एक एप्लीकेशन कैसे, वेब एप्लीकेशन किस तरह से काम करती है, वेब एप्लीकेशन किस तरह से मैं बना सकता हूँ। ठीक है। फिर साथ ही साथ हम वर्डप्रेस को भी ज़्यादा टाइम देंगे इसके बाद, क्योंकि जो वर्डप्रेस का कह लें कि ज़्यादा काम है फाइवर के ऊपर। वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना भी ज़्यादा आसान है रिलेटिवली। ठीक है। और हमने क्योंकि वर्डप्रेस की कम्प्लेक्स चीज़ों को देखना है, तो उससे पहले अगर आपका नॉलेज बना हुआ हो वर्डप्रेस का, तो वो ज़्यादा आसान होगा। अच्छा जी। हमने कल फंक्शन सारे कर लिए थे। फिर मैं देख लूँ। हाँ, एक और बात। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी असाइनमेंट चेक की थी, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, तो असाइनमेंट्स देख रहा था आप लोगों की। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल सही किया है, लेकिन कुछ लोगों ने ना वो ही किया है। उन्होंने असाइनमेंट मेरे ख्याल में गौर से पढ़ी नहीं कि करना क्या था। तो उन्होंने नंबर वन 2D अरे नहीं इस्तेमाल की, और कई लोगों ने नेस्टेड लूप नहीं इस्तेमाल किए। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देख लूँ। अच्छा, फिजान ने अभी की है असाइनमेंट। जिनको मैंने मार्क किया उनमें से देख लूँ अगर। और जिस तरह से ये एक असाइनमेंट थी, कुछ लोगों ने वैसे सबमिट कराई, कुछ लोगों ने नहीं सबमिट कराई। हाँ चलें, ये खुल जाएगी यहाँ पे। अब ये जो असाइनमेंट थी, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये जो असाइनमेंट थी ये थी, आपने 2 डायमेंशनल अरे अरे लेनी है और उसको फिर फॉर ईच लूप से करवाना है। ठीक है। अब ये वाली जो अरे है, ये इसको हम 2 डायमेंशनल अरे नहीं कहते, ये हमने कल पढ़ी है कि ये कौन सी अरे है, ये एसोसिएटिव अरे है। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल डायमेंशन अरे है, लेकिन इस सिंगल डायमेंशन में जहां पे मेरे 0 1 2 आ रहे थे, वहां पे आपने नेम, ऑक्यूपेशन, एज और कंट्री लिख दिया। ठीक है। तो इसमें एक लूप से ही काम हो जाता है। खैर, आपने किया सही है सारों ने, तो वो मैंने नंबर दे दिए। लेकिन जिसने 2 डायमेंशनल अरे से और टू दी टू नेस्टेड लूप से काम किया, उसको ही पूरे नंबर दिए मैंने। ठीक है। आप इसको दोबारा चेक कर लीजिएगा, मैं इसको देख लूंगा। खैर, अभी एक फिजान ने अभी असाइनमेंट सबमिट कराई है, उसको देख लेते हैं। पीएचपी फिडल पे है। अच्छा, कुछ लोगों ने पीएचपी फिडल पे करवाई है। तो अब देखें यहाँ मेरे लिए क्या आसानी है। आप कोड बेशक जिस मर्जी में करें, आप यहाँ पे पेस्ट करके ना शेयर इस पे कर दिया करें। मेरे लिए क्या आसानी है कि मुझे कोड कॉपी करके पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ से रन करके देख लूंगा कि वो कोड की आउटपुट जो है वो किस तरह से आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल सही असाइनमेंट है। इन्होंने 3 अरेज बनाई है, 1 2 3। और इसको 3 अरेज इस मेन अरे के अंदर है। एक अरे के अंदर 3 अरेज हैं। ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल अरे हो गई। ठीक है। तो और उन्होंने एसोसिएटिव अरेज भी ली हुई है, तो बड़ी आराम से फिर ये सारा कुछ डिस्प्ले हो रहा है। वेल्डन फिजान, इसको हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है।
ये जो इंस्ट्रक्शन समझना है ना, ये वैसे मतलब ये आप आदत बना लें कि जो इंस्ट्रक्शन है उसको 2 या 3 दफा गौर से पढ़ लें। तो कई दफा होता है कि खास तौर पे जो फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं उनकी डेडलाइन भी जल्दी होती है, आप काम आधा करके आप उसको दिखाएं और क्लाइंट कहे नहीं यार मैंने तो ये कहा ही नहीं था, तो फिर काफी ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है। अच्छा, मैंने आपको शायद ये वाली बात पहले भी बताई थी कि जो यूरोपियन क्लाइंट्स होते हैं ना, या आप कह लें कि जो गोरे क्लाइंट्स होते हैं, उनको खाली एक चीज चाहिए होती है कि आप उनको टाइमली रिपोर्ट करते रहें। ठीक है, मतलब आपने जो भी काम किया ना उसकी स्क्रीनशॉट, थोड़ी सी जो भी काम की प्रोग्रेस है वो वक्तन फवक्तन उनको करते रहें। ठीक है, तो उनको प्रोग्रेस से आप आगाह करते रहें। ठीक है, मतलब अगर कोई ह्यूमन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं बीच में, जिस तरह से आप थक गए हैं या आपसे आज ये काम नहीं हो रहा, तो वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे जब आप उनके साथ प्रोग्रेस शेयर करते रहेंगे। लेकिन जब आप 4 या 5 दिन बाद उनको कहें कि यार मैं तो मेरे साथ ये मसला हो गया था, मेरे साथ ये मसला हो गया था, तब मसले आ जाते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस शेयर करने से 2 चीजें होती हैं कि उनको पता चल जाता है आप सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। दूसरा ये कि उनको ये भी हौसला रहता है कि उनका काम हो रहा है। ठीक है, खैर ये तो वैसी ही बात थी। अच्छा है ना, प्लीज पीएचपी का लेक्चर डिलीट मत कीजिएगा प्लीज यार। अच्छा, मैं आपको वैसे बता दूं पीएचपी का ना, बल्कि मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स आपको दिए थे, पीएचपी के नहीं थे, वो किसी और चीज के थे। तो आप यहाँ से W3 स्कूल से ना, यहाँ से आप पीएचपी के लेक्चर ले सकती हैं। ठीक है, अगर कोई सवाल आए तो वैसे तो आप स्लैक पे भी आप मेरे से पूछ सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं, लेक्चर डिलीट हो गए तो कोई नहीं, कोई भी आपको टॉपिक, जो किसी को भी कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मेरे से स्लैक पे पूछ लिया करें। स्लैक पे जनरल क्यूरी डाल दिया करें, किसी को नहीं आता तो वो आपको हेल्प कर देगा। क्योंकि आगे ना असल में ये एक आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट इस तरह का बन जाता है जिस तरह से अब भी मुझे भी मैंने अगर कह लें कि कितने फ्रेमवर्क सीखे होंगे, शुरू में जब मैं एंटर हुआ था तो मुझे 1-2 फ्रेमवर्क आते थे, अब मुझे काफी सारे, आपको भी बल्कि, आप अगर एक चीज सीख लेते हैं तो काम करने का ना तरीका, ये जो हम फॉर लूप वगैरह सारा कुछ देखते हैं सारी लैंग्वेजेस में एक ही होता है। ठीक है, तो आप एक चीज सीख लें तो आपको बाकी चीज खुद से मतलब आप इजीली लर्न कर सकते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को चेक करके। ठीक है, तो आपने ये भी सीखना है कि हमने इंटरनेट से कैसे सीखना है। अगर ये चीज आ जाती है ना बंदे को, तो बड़ा आसान हो जाता है काम। ठीक है, वैसे क्यूरीज आई हुई है यहाँ पे, इसको हम देख लेते हैं। Sir, I meant to say in starting impressions and clicks both are increasing, but ये मैंने क्लास में आपको जवाब दिया था इसका वैसे। चलो मैं लिख के भी बता दूंगा, इसको मैं कर देता हूँ। Remind me about this in 3 hours। ठीक है, ये हो गया। चाली रजा के कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये सर मैंने कोड टाइप किया बट स्टूडेंट नेम और मार्क्स के साथ कोड भी प्रिंट हो रहा है। तो आपने कोड प्रिंट कराया होगा तो आ रहा होगा। ये कोड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको हटा देंगे तो ये काम करना बंद कर जाएगा, कोड नहीं नहीं लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये बल्कि मैंने ही बनाया था ये कोड। खैर छोड़ें इसे। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है, कल ना आपकी फ्राइडे को 2 क्लासेस होंगी। ठीक है, हमने क्योंकि 2 क्लासेस मिस की हुई हैं, तो वो 2 लेक्चर्स लेंगे हम। तो होगा इस तरह से कि पहले एक क्लास होगी, उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक होगी, हम 15-20 मिनट की, मतलब आप कह लें कि 3 बजे आपकी क्लास होगी। 3 बजे होती है फ्राइडे को, तो 3 से कह लें 4:15 तक क्लास होगी, फिर 15 मिनट ब्रेक ले लेंगे हम। फिर 4:30 से हम करेंगे 5:45 तक एक क्लास हो जाएगी। ठीक है, कल हम 2 क्लासेस अरेंज कर लेंगे ताकि हमारे जो पीछे हम कैचअप कर सकें जल्दी से और वर्डप्रेस को शुरू कर सकें। ठीक है, ये अनाउंसमेंट जो है ना ये मैं फेसबुक पर भी कर दूंगा
और मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ अभी, ताकि मुझे याद रहे कि फेसबुक पे मैंने अनाउंस करना है। अच्छा, अर्निंग रिकॉर्ड आप लोग शेयर कर दें, जिसने नहीं शेयर किया अभी तक। जिसने शेयर कर दिया है ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो वो भी शेयर कर दें अर्निंग रिकॉर्ड, क्योंकि हेड ऑफिस वाले मेरे से मांगते जा रहे हैं। दे वुड बी। अच्छा, अब मैं अगर स्लैक पे आपने सारों को करना होना तो चैनल लिखते हैं आप, तो जो भी चैनल में होगा वो उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सेकेंड अक्टूबर। ठीक है, इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मुझे रिमाइंड करा देगा, फिर मैं फेसबुक पे भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आए थे, हम कहाँ तक पहुँच गए थे? फंक्शंस देख लिए थे हमने, ज़रूरी ये वाले फंक्शंस देख लिए थे। वेरिएबल स्कोप को हम रहने देते हैं अभी, ये हमने देख लिए थे। ठीक है, हाँ, ये इंक्लूड और रिक्वायर का मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, कल हमने आखिर में क्या देखा था? कल हमने आखिर में ये देखा था कि अगर मैंने फंक्शन के अंदर से अरे पास करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सॉरी, एक कॉल आ गई थी। अच्छा, सर अटेंडेंस फॉर्म तो 4 बजे बंद हो जाता है, तो अ, जो एड में क्लास होगी उसकी अटेंडेंस काउंट होगी। हाँ जी, दोनों क्लासेस की अलग अलग काउंट होगी, और कल हम तो सेफ भाई से कह देंगे कि हमारी दूसरी क्लास का भी जो अटेंडेंस का लिंक है वो ऑन कर दें। ठीक है, वो कर लेंगे, या हम दोनों क्लास की एक वक्त ही अटेंडेंस लगा लेंगे, वो हम कल देख लेंगे। ठीक है, वैसे हम तसीफ भाई से रिक्वेस्ट कर देंगे कि कल वो हमारी जो 4:30 क्लास होगी उसका भी वो लिंक खोल दें। ठीक है सर, अब आप कितने फ्रेमवर्क्स पे काम कर रहे हैं? यार अभी अभी रिसेंटली मैंने कह लें कि गोलैंग सीखी है। गोलैंग जो है ना वो एंड्रॉयड का थोड़ा सा वर्जन है। आपको एंड्रॉयड आती है तो आप गोलैंग बड़ी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या सीखा हुआ। आपकी बेसिक स्ट्रांग होंगी ना, तो आप कोई भी किसी भी चीज पे काम कर सकते हैं। सिंटेक्स जो है ना, सिंटेक्स सारा यही है। अच्छा, आपको मैं फर्क बता देता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे ना आपने फॉर लूप वगैरह देखना होता है सारा कुछ, लेकिन जो लैंग्वेजेस है ना वहाँ पे आगे लैंग्वेज की अपनी चीजें होती हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज, हर फ्रेमवर्क की, सॉरी,
तो हर फ्रेमवर्क की अपनी चीजें क्या है कि वो फाइल स्ट्रक्चर उनका किस तरह से, जिस तरह एमवीसी फ्रेमवर्क है उसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर है, तो होते यही लूप्स हैं। आप एक फाइल बना लेते हैं, उसको मॉडल बना लेते हैं, यही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यही इसी ऑब्जेक्ट में के थ्रू आप मॉडल व्यू कंट्रोलर को चेक करेंगे। ठीक है, इन द होल लाइफ सेशन वी विल कीप इट ऑन फॉर यू। ठीक है, तो तौसीफ भाई ने बल्कि कह दिया कि कल जो सेशन होगा वो आप उसमें आपकी अटेंडेंस जो होगी वो ऑन आपके लिए कर देंगे। अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? हम पुरानी फाइल खोल रहे थे, मैंने बंद ही कर दी। जैम एचटीडॉक्स, अच्छा इसको बंद कर देते हैं। सैम एचटीडॉक्स और हम था ER10 था हमारा लास्ट। हाँ जी, ये हमने किया था कल। अच्छा, इसके मुताबिक क्या होता है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि बल्कि ये इसको भी और बेहतर कर सकते हैं हम अभी देखते हैं। अच्छा, मैंने एक फंक्शन बनाया फिक्स नेम्स का। ठीक है, अब ये फिक्स नेम क्या करता है, 3 आर्गुमेंट लेता है। अब ये 3 आर्गुमेंट कौन से होंगे, ये 3 आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे पास किए हैं, विलियम हेनरी गेट्स। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये नामों को कंसिस्टेंट करेगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी जो इनपुट है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये क्या करता है कि पहले str टू लोअर क्या करता है कि सारे जो लेटर्स हैं उनको स्मॉल लेटर कर देगा। ठीक है, ये सारे कैपिटल है, इनको सारों को स्मॉल कर देगा। ये सारे स्मॉल हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से स्मॉल हो जाएंगे। इनमें 2 स्मॉल है, 3 कैपिटल है, ये भी सारे स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, N1 N2 N3 सारों को स्मॉल कर देगा। ठीक है, अब सारों को स्मॉल कर दिया, उसके बाद ये फंक्शन एक और फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन जो भी इसके पास रिटर्न होगा ना उसका पहला लेटर कैपिटल कर देगा। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने चलो ये तो समझ आई गई होगी आपको, हमने इसको रिटर्न करवाया एज एन एरे। ठीक है, पहले हम रिटर्न कराते थे एक एक वैल्यू करके। ठीक है, याद होगा आपको रिटर्न। तो अब देखें, अब हमने क्या किया, अब हमने पूरी की पूरी अरे रिटर्न किया। अच्छा, अब अरे को हमने दिखाया किस तरह से, एक तो हमने इस तरह से दिखा दी, ये भी सही है। हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये इतनी अच्छी अप्रोच नहीं थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम फॉर ईच लगा देते हैं। डॉलर नेम्स एज डॉलर वैल्यू। ठीक है, हमें खाली वैल्यू चाहिए। अच्छा, अब इस वैल्यू को हम दिखाएंगे इसको डॉलर वैल्यू, और स्पेस चाहिए हमें। स्पेस जो है वो हम कंकैटिनेट कर देंगे। अच्छा, ये मैं असाइनमेंट चेक कर रहा था तो मुझे लगा कि ये डॉट का जो ऑपरेशन है वो किस अक्सर लोगों को समझ नहीं आया। तो ये डॉट असल में करता क्या है, डॉट ना, ये स्ट्रिंग मेरे पास आएगी। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से ज्वाइन करने के लिए मैं डॉट का ऑपरेटर यूज करता हूँ। तो इस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहते हैं इसको, और ये एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से ज्वाइन करता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये अरे आ गई, अरे के अंदर 3 एलिमेंट्स थे और वो 3 एलिमेंट्स जो है वो फॉर ईच लूप से हम दिखा देंगे। um, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विलियम हेनरी गेट्स, ये नाम मुझे सही तरह नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हाँ, अच्छा, अब इंक्लूड और रिक्वायर का मैं आपको बता दूं। कई दफा आपने देखा होगा कि कई दफा क्या, बल्कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी ना, तो आपने देखा होगा यहीं पे हमारी वर्डप्रेस की फाइल पड़ी होगी कि वर्डप्रेस में एक फाइल तो होती नहीं है,
किधर गया Q10, ये है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे एक फाइल तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये इंडेक्स की फाइल एक ही है, लेकिन इस इंडेक्स की फाइल के अंदर काफी सारी और फाइल्स हैं। मतलब इंडेक्स की फाइल के अलावा काफी सारी और फाइल्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम थीम्स की फाइल हमने देखी थी, मॉडिफाई की थी एक, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी एक इंडेक्स की फाइल है और इसके अंदर भी थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, बाकी सारा जो कोड है वो और फाइल्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स की फाइल एक नजर आ रही होगी, यहाँ पे टेम्पलेट्स, लैंडिंग पेज का अलग टेम्पलेट है, बाकी पेजेस का अलग टेम्पलेट यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो अब फर्क क्या है इन सारी फाइलों का, ठीक है। अब यूजुअली अगर एक ही फाइल के अंदर मैं सारी सारी चीजें कोड कर लूँ, सारी पॉसिबिलिटीज एक ही फाइल के अंदर कोड कर लूँ, तो वो आप कह लें कि 20, 25, 30 हज़ार लाइनों का कोड बन जाएगा, ना वो रीडेबल होगा ना वो किसी काम का होगा। तो हम ना अपनी प्रोग्रामिंग को मॉड्यूलर करते हैं, ठीक है, कि जो काम करना उसकी उसकी फाइल बनाई, बाकी जो काम नहीं करना उसको अलग किसी फाइल में, जो काम नहीं करना उसको अलग किसी फाइल में रख लिया, जब वो चाहिए होगा तब मैं उसको कॉल कर लूंगा। अच्छा, ये वाला काम हम करते किस तरह से है, ये वाला हम काम हम करते हैं, दो हमारे पास कह लें कि तरीके हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बाकी बंद कर दूं, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जांपल ये PHP 2 की एक फाइल है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कराता हूँ, बल्कि यहाँ पे एक वेरिएबल ये डिक्लेयर हुआ हुआ है टो, ठीक है। अब इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है, इस वेरिएबल के अंदर जो पूरी अरे है वो मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पे कर सकता हूँ मैं इको, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये टिक है और ये टो है, टो के अंदर तो हो है, यहाँ फॉर ईच लगा लेते हैं एक सिंपल सी, यही वाली फॉर ईच लगा लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे टो लिखते हैं और यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं और एक और फॉर ईच आएगा, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी एज आई लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम $i स्पेस, ये पूरी मुझे अरे दिखा दे, और उसके बाद एक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ। ये काम हो गया। अब ये डॉलर टो जो वेरिएबल है वो मेरा PHP 2 में पड़ा हुआ है, ठीक है, बना हुआ है ना वेरिएबल, लेकिन इस फाइल के अंदर नहीं है। अभी मैं चला के देखता हूँ इस फाइल को, क्या होता है मेरे पास जो PHP है वो थोड़ा सा गुस्सा करेगी हम पे और वो तो एक एरर दिखा देगी, क्या ने आइडेंटिफाइड वेरिएबल टो ऑन लाइन नंबर 24, ठीक है, इन वैल्यू आर्गुमेंट सप्लाइड इन लाइन नंबर 24। अच्छा, तो अब इसका हल क्या करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं इस काम को करने के लिए, एक फाइल को दूसरी फाइल में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। इंक्लूड कर सकते हैं हम या रिक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो लंबी कहानी है ये मैंने आपको आसान करके बता दी है। अब हम आगे चलते हैं। इंक्लूड स्टेटमेंट, अब इंक्लूड स्टेटमेंट क्या कहती है, यूजिंग इंक्लूड यू कैन टेल PHP टू फेच ए पर्टिकुलर फाइल एंड लोड all its contents. It is as you pasted the include file into the current file at the insertion point, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इधर करता हूँ जनाब इंक्लूड, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको अभी के लिए, बल्कि सारे को डिलीट ही कर देते हैं क्योंकि ये कल का काम था, हम आज नया काम कर रहे हैं। INCLUDE इंक्लूड, और यहाँ पे फाइल का नाम है PHP
सॉरी, php2.php, ठीक है, ये काम हो गया, इंक्लूड php2.php। और अब देखते हैं आप क्या ये कहता है। कहाँ पे थे हम? इसको हम बाहर निकाल लेते हैं अलग से, ताकि हम इसको इजीली रन कर सकें। ठीक है, यहाँ पे देखें, अभी ये कह रहा था कि मेरे मुझे क्या पता ये कौन सा वेरिएबल है। अब यहाँ पे ये कहेगा कि ये वेरिएबल है 1 2 3 4 5, और हमने कुछ काम किया था, वैल्यू चेंज कर दी थी उसकी, वो मैं सही कर लेता हूँ ऐसे अभी। इसको move करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हो गया ये। अब मेरे पास एक फाइल का वेरिएबल मैं दूसरे फाइल से एक्सेस कर सकता हूँ बड़े आराम से, इंक्लूड यूज करके। अच्छा, अब फिर फर्क क्या है इंक्लूड और रिक्वायर में? ठीक है, अब इंक्लूड और रिक्वायर में क्या फर्क? अच्छा, अब इंक्लूड से पहले इंक्लूड वंस आ जाता है। अब इंक्लूड वंस क्यों यूज करते हैं हम? इंक्लूड वंस इसलिए यूज करते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे भी मैंने इंक्लूड किया हो, और फिर मैं यहाँ पे एक इंक्लूड कर लूँ यही वाली फाइल को, php2.php, ठीक है। या फिर मैं ऐसा काम करूं कि मैंने जो php2 फाइल इंक्लूड करवाई हुई है, उसमें से मैंने कोई और इंक्लूड करवानी है, और मल्टीपल लेवल इंक्लूड, एक ही फाइल को मैं 4 दफा इंक्लूड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एक ही फाइल को 4 दफा इंक्लूड कराऊंगा, उससे मसला क्या होगा? उससे मसला ये होगा कि ये जो वेरिएबल, एक दफा टो वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका हुआ है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से टो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो मसला तो आएगा ना। तो मैं चाहूंगा कि एक ही दफा मेरे पास जो फाइल है वो इंक्लूड हो, तो हम इंक्लूड वंस यूज करेंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास ये होती है कि हम खाली इंक्लूड ना यूज करें, इंक्लूड वंस यूज करें, ठीक है। अच्छा, अब इंक्लूड के बाद हमारे पास आता है रिक्वायर। अब रिक्वायर क्या करता है? इंक्लूड, फाइल इंक्लूड करेगा, और अगर फाइल इंक्लूड नहीं हुई या फाइल नहीं पड़ी हुई फिर भी कोड हमारा चल जाएगा, ठीक है। अब रिक्वायर क्या करता है? रिक्वायर इंश्योर करता है कि जब तक आपके पास ये वाली फाइल इंक्लूड नहीं होगी तब तक ये आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए, और रिक्वायर वंस क्या करेगा कि जितनी भी फाइलें उसने पेस्ट की हैं हमारे पास यहाँ पे, वो एक ही दफा आए, वो मल्टीपल टाइम्स अटैच ना हो मेरे कोड के साथ, ठीक है। तो रिक्वायर वंस आप कह लें कि मोस्ट प्रेफरेबल है। खैर, ये पीएचपी जो लेटेस्ट है ये उसमें चेंज हो गया, अब इतने एरर फ्री हो गए हैं, ज़्यादा एरर प्रोन नहीं है। तो आप वैसे रिक्वायर वंस यूज़ कर लिया करें, तो आप बड़े आराम से एक वेरिएबल दूसरी जगह से कॉल कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखें, रिक्वायर वंस है और ये चल रहा है। तो मैंने एक जगह से दूसरी जगह वेरिएबल को इस्तेमाल करना है, एक फाइल को दूसरी फाइल में अटैच करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? रिक्वायर वंस यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। सर, डॉलर टू की समझ नहीं आई। अच्छा, ये मेरा है $2, ठीक है। इसमें वैसे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये एक अरे है, उसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स डाल दिए हैं। अच्छा, ये 3 रो 1 रो 2 रो 3 है, ठीक है। चले इसको हटा दें हम, ये टिक ले लेते हैं, ये टिक वाला, ठीक है, डॉलर टिक। अब इसको मैंने प्रिंट कराना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस फाइल के अंदर प्रिंट ना कराऊं, मैं इस फाइल के अंदर प्रिंट कराऊं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो मेरे पास वो डॉलर टिक के नाम से कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। अब डॉलर टिक मेरे पास कहाँ से आएगा? PHP2 से। तो PHP2 को इस फाइल के अंदर इंक्लूड करने के लिए मैं ये वाला कीवर्ड यूज करता हूँ, रिक्वायर वंस, और ये लिख लेता हूँ मैं। बल्कि ना, मैं समरी लिखना मैंने काफी छोड़ दिया, तो मैं समरी लिख लेता हूँ कि अगर लेक्चर्स कहीं पे चले भी गए आप समरी से काम चला सकें। हम्म, कौन सा लेक्चर है? 30 समथिंग था, क्या ना लेक्चर का नाम था? लेक्चर 32।
सवाल है सर, व्हाट इफ टो इज आल्सो ए लोकल वेरिएबल एंड इट ओवरराइड्स वन फ्रॉम द एक्सटर्नल फाइल। तो हम इंक्लूड इसलिए करते हैं ना कि अगर मैंने, वो तो ओवरराइड कर देगा, ठीक है, लेकिन हम इसलिए इंक्लूड करते हैं फाइल को कि मैंने उस वाली फाइल से इंक्लूड करना है, ठीक है। तो अगर मेरे पास मैंने मल्टीपल इंक्लूड कर दिया तो वो भी ओवरराइड कर देगा। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे आप टिक यहाँ पे आप बनाएंगे टिक इज इक्वल टू 1, तो ये वाला टिक जो है वो उस वाली फाइल को जो यहाँ पे इंक्लूड हुई है उसको ये ओवरराइड कर देगा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया था लेक्चर 32 का, ये लिखने लगा था लेक्चर 32 पीएचपी ऑब्जेक्ट्स हमने आज शुरू करने हैं। अच्छा, उससे पहले हम इंक्लूड एंड रिक्वायर include and require are used to ठीक है, ये हो गया। चलें जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरफ। अच्छा जी, ये आ गए जी हम पीएचपी अच्छा, ये आ गए हम पीएचपी ऑब्जेक्ट्स की तरफ। Once you get the hang of considering reusable bits of code into function, it's not that great a leap to consider building the function and their data into objects। ठीक है, हमने फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर लिया है कि फंक्शन हमें क्या काम देते हैं, कि कोई भी काम मैंने बार बार करना होता है ना, तो मैं वो 3-4 लाइनें जो मैंने बार बार यूज करनी है उसको ग्रुप कर लेता हूँ और उसको एक फंक्शन बना लेता हूँ। अच्छा, अब हम फंक्शन के ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे जाके यूज करेंगे। हम कहते हैं हम फंक्शन जो लाइंस हैं, जो लाइन रिपीट करनी है वो तो मैं स्टोर कर लेता हूँ, उसको ग्रुप कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं फंक्शन और उसका जो डाटा है, डाटा को भी मैं अलग से ग्रुप बना के रखूं, ठीक है। जो फंक्शन और डाटा का ग्रुप होता है बेसिकली उसको हम सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको सही डेफिनेशन नहीं कह सकते, लेकिन जो मतलब किस एक लिहाज से जो फंक्शन और डाटा का जो ग्रुप है उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ। लेट्स टेक अ सोशल नेटवर्किंग साइट्स दैट हैज मैनी पार्ट्स, वन हैंडल all the functions, all the user functions, that is code to enable new user to sign up existing user to modify their detail। ठीक है, ये कह रहा है जिस तरह सोशल नेटवर्किंग साइट है उसमें काफी सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। नए यूजर को साइन अप कराना, नए यूजर को रजिस्टर कराना, पुराने यूजर को लॉग इन कराना, जो यूजर की इंफॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई करना, स्टेटस पोस्ट करना, पिक्चर पोस्ट करना, ठीक है। इन अ स्टैंडर्ड पीएचपी you might create a few functions to handle this and embed some calls to MySQL database to keep track of all the users। ठीक है, अगर सिंपल पीएचपी में आप ये सोशल नेटवर्किंग साइट का काम करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ फंक्शंस बना के रख लेंगे। फॉर एग्जांपल साइन अप का फंक्शन बना लेंगे, यूजर डाटा अपडेट का फंक्शन बना लेंगे, स्टेटस पोस्ट करने का फंक्शन बना लेंगे और सारी की सारी चीजों का फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। और फिर कोई ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो माई एसक्यूएल से जो डाटा को लेके आए और डाटा को स्टोर करे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला सिनेरियो अगर दिमाग में रखें थोड़ी देर के लिए, इमेजिन हाउ मच इजियर इट वुड बी टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट द करंट यूजर, ठीक है। अगर हम एक यूजर अगर फॉर एग्जांपल कोई नहीं है कॉन्सेप्ट आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो आप देखें स्ट्रक्चरल कोड में मैंने सीधा सीधा कोड करना है, तो हर यूजर, कोई जो भी यूजर है
हर दफा मुझे डेटाबेस में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल माज एक यूजर है और मुझे उस यूजर का इंफॉर्मेशन पेज पे डिस्प्ले करनी है, तो मुझे हर दफा जाना पड़ेगा डेटाबेस के पास कि माज का फोन नंबर क्या है, माज का ईमेल आईडी क्या है, माज का एड्रेस क्या है, माज रहता कहाँ पे है, लाइक्स क्या है माज की। ठीक है, तो ये डेटाबेस से मुझे हर दफा देखना पड़ेगा कौन सा वेरिएबल है। फिर हर दफा मैं जाऊंगा वहां पे डेटाबेस के अंदर, मैं पूछूंगा। डेटाबेस के अंदर भी मल्टीपल क्यूरीज लगेंगी कि ये जो मास यूजर नेम था इसका फलानी चीज देते हैं, मास यूजर नेम का फलाना डाटा देते हैं, मास यूजर नेम का फलाना डाटा देते हैं। ठीक है, अब मास यूजर नेम की फलानी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि अगर सारी इंफॉर्मेशन कंबाइन हो, मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट हमने क्या चीज बताई थी जिसमें डाटा और फंक्शन कंबाइन करके रख लेंगे हम। जिस आप समझ लें कि खाली मुझे अब मास का नाम नहीं मिलेगा, मास की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिलेगी। ठीक है, तो ये जो एक जगह होगी ना, इसको हम कहेंगे कि ये मास का ऑब्जेक्ट बन गया, जिसके अंदर मास के टेलीफोन नंबर भी है, जो भी जितने भी सारी डिटेल्स थी वो मास के ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, to do this, you could create a class, perhaps called user, that would contain all the code required for handling user and all the variables needed for manipulating data within a class. ठीक है, तो इस काम को कंप्लीट करने के लिए ना हम एक क्लास बनाएंगे यूजर की, जिसके अंदर हम सारा डाटा रख देंगे। ठीक है, हम अलग अलग फोन नंबर वगैरह सारा कुछ अलग अलग सेव नहीं करेंगे, हम सारी चीजों को ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, वो ग्रुप किस में करेंगे, वो क्लास में करेंगे। क्लास और ऑब्जेक्ट को हम अभी देखते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में क्या फर्क है। थोड़ा सा फर्क है, वैसे इतना ज्यादा फर्क नहीं है। then whenever you need to manipulate a user's data you can simply create a new object with the user class। ठीक है, ये हम देखेंगे कि ये वाला काम हम किस तरह से करते हैं। अच्छा, you could treat this new object as it were the actual user। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, या जो ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम है, वो हम यही कहते हैं कि जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है ना उसको हम प्रोग्राम में मॉडल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिस तरह आप रियल वर्ल्ड में आप तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हम आप ही की तरह का, आपकी आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट में आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, फिर आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, तो इसी तरह मैं आपका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, तो ये सारी चीजें एक ग्रुप की तरह रखूंगा। ये फॉर एग्जांपल मैंने कोई और चीज मॉडल करनी है, तो उस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज और उस ऑब्जेक्ट के सारे फंक्शन मैं टुगेदर एक जगह पे ग्रुप करके रखूंगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये आपको आगे जा जाके ना, जिस तरह हम आगे चलते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। For example, you could pass the object a name, password, and email address. Ask ask it whether such a user already exists, and if not, have it created a new user for those attributes. You could even have an instant messaging object or one for messaging whether two users are friends। ठीक है, इसको हम ना अभी देख लेते हैं करके। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपको इस लेक्चर में समझ नहीं भी आती तो आप प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको थियोरेटिकली काम नहीं ना समझ आता तो आप प्रैक्टिकली भी इसको कर करके समझ सकते हैं। ठीक है, मुझे बड़ी मुश्किल होती थी, अब ये तो पूरा आप कह लें कि 6 महीने का कोर्स होता है ऊप का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। मुझे बड़ी मुश्किल सी समझ आई थी अपने दौर में। कब की बात है, ये 2011-12 की बात है। ठीक है, लेकिन अब मतलब मैं ऑब्जेक्ट बना के यूज करता रहता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता कि उसके बाद के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल थी उस वक्त या मुझे समझ नहीं आई थी। तो आप करते जाएंगे, आपको खुद ही आ जाएगी ये। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम थोड़ी सी डेफिनेशंस देख देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे मैं समरी में साथ साथ लिखता जाऊँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड in which we group data and function
है, ये सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है मैंने, बिल्कुल सिंपल। अगर आपने बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी कभी तो तब भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले ना ये चीजों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आ गई जी हमारे पास क्लास, इसको हम कंट्रोल बी से हो जाएगा बोल्ड। हाँ जी, ये बोल्ड हो गया। अब कंट्रोल बी से हम बोल्ड को ऑफ कर लेते हैं। अच्छा, अब क्लास क्या चीज होती है? यहाँ पे किसी को समझ नहीं आती ना कोई चीज, तो वो उसी टाइम पूछ सकता है मेरे से। कहाँ पे थे हम? क्लास को देख रहे थे। अच्छा, अब क्लास क्या होती है? आपने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सुना हुआ है, काफी दफा ऑब्जेक्ट सुना हुआ है, ठीक है। तो आप कह लें जो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है ना, या आप कह लें हम अरे बनाते हैं तो अरे को डिफाइन करते हैं, तो और जिस तरह अरे की डेफिनेशन होती है उसको तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है एक चीज है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी जो पेपर पे डेफिनेशन है, स्पेसिफिकेशन है कि ऑब्जेक्ट किस तरह का है, ऑब्जेक्ट की शक्ल सूरत या हालातों वाकयात किस तरह के हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्लास कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, जो हम लिखेंगे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये मेरी क्लास है। ये सिंपल लफ्जों में डेफिनेशन है। When creating a program to use object, you need to design a composite of data and code called a class. ठीक है, तो जो आपका प्रोग्राम या डेफिनेशन होगी क्लास की, या टेम्पलेट कह लें आप इस एक तरह का, कि एक सांचा सा बना लेते हैं ना आप, उसके अंदर चीजें रख के फिर आप बनाते जाते हैं। तो क्लास कह लें कि ये टेम्पलेट है एक, जिसके ऊपर आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो बनने वाला ऑब्जेक्ट है वो उसकी डेफिनेशन है, प्रोग्राम लिखा हुआ कोड है और वो कोड क्या है, वो उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो मैं अगर सिंपल सिंपल डेफिनेशन लिखूं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, इसको हम करेक्ट डेफिनेशन नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हम सिंपल डेफिनेशन जरूर करेंगे। क्लास इज एन एक्सप्लेनेशन, यस, क्या कहेंगे इसको, और स्पेसिफिकेशन data and of object written in data and code। ठीक है, डेटा और कोड को यूज करके हम जो डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट को, is like a template on which एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन का वर्ड मेरे दिमाग से निकल गया था। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। इट इज ए डेफिनेशन अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह आपकी क्लास है, आपकी क्लास को मैं क्या कहूंगा, टेक्निकल की क्लास है, ठीक है। अब टेक्निकल की क्लास की कोई प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। जिस तरह आप सारे टेक्निकल के क्लास के आप सारे क्या हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप सारों का नाम है, आप सारों का कह लें कि प्रोफाइल लिंक्स हैं, ठीक है। आप सारों की कोई अर्निंग रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये क्लास को मैंने डिफाइन कर दिया कि जो टेक्निकल की क्लास है उस बंदे का कोई नाम होगा, ठीक है। उस बंदे का कोई प्रोफाइल लिंक होगा, उस बंदे का कोई फेसबुक का अकाउंट होगा जिससे वो क्लासेस लेता है, उस बंदे का कोई स्लैक का अकाउंट होगा, उस बंदे का कोई अर्निंग रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब ये सारा कॉम्बिनेशन जो है इंफॉर्मेशन का और डाटा का, ठीक है, इसको मैं कहता हूं कि अब ये डेफिनेशन है ना, अब इसमें नेम में काफी सारी चीजें आ सकती हैं। नेम में यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे आदिया तल्लत ये एक नेम है, अली रजा, फरहान नदीम, ठीक है, ये नेम आ सकते हैं या तो,
काफी सारे नेम आ सकते हैं। ये जो नेम है ये असल में ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो डेफिनेशन है कि एक नाम होगा, जो क्लास होगी उसके एक स्टूडेंट का एक नाम होगा, उसका कोई प्रोफाइल होगी, उसकी कोई कह लें कि अर्निंग रिकॉर्ड होगा, तो इस डेफिनेशन को हम क्लास कहते हैं। ठीक है, जो मैं प्रोग्राम लिखूंगा ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उसको मैं क्लास कहता हूँ। ठीक है, समझ आई कुछ? ये जब हम बनाएंगे ना तब बड़े आराम से समझ आ जाएगी। अच्छा, each new object based on this class is called an instance or occurrence of that class। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो जो क्लास है ना, क्लास का जो कह लें, क्लास को यूज करके जो मैं चीज बनाता हूँ, या क्लास को यूज करके जितनी भी चीजें बनी होती हैं उन सारों को हम क्या कहते हैं? ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किधर गया स्लैक? जी, ऑब्जेक्ट क्या? अच्छा, ऑब्जेक्ट है क्या असल में? मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी थी। हाँ, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस created using definitions define definition पर स्पेलिंग गलत है। defined by class, created का स्पेलिंग गलत। object is an instance created using definition defined by class, it is also called implementation ठीक है, क्लास मेरे पास रूल्स है और ऑब्जेक्ट मेरे पास असल चीज है। ठीक है, इसको इस तरह से हम कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारी टेक्निकल की मेरी क्लास है, उसके अंदर जो सारे लोग हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। अब क्लास तो एग्जिस्ट नहीं ना करती, क्लास तो एक खाली डेफिनेशन है कि टेक्निकल की क्लास है, इसमें काफी सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, हर ऑब्जेक्ट का एक नाम होगा, हर ऑब्जेक्ट की एक अर्निंग प्रोफाइल होगी। लेकिन जो एक यहाँ पे बंदा है, जिस तरह से ये एक है आदिया तल्लत है, तो इसका एक नाम है, इसकी एक प्रोफाइल लिंक है, इसका एक कोई अर्निंग रिकॉर्ड है। अली रजा है, इसका एक प्रोफाइल लिंक है, इसका एक नाम है, इसका एक अर्निंग रिकॉर्ड है। ठीक है, लेकिन क्लास जो है उसका तो कोई नाम नहीं है, क्लास का नाम था, सॉरी, क्लास का अर्निंग रिकॉर्ड नहीं है, प्रोफाइल लिंक नहीं है। ठीक है, तो क्लास मेरी डेफिनेशन है और ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस है उसकी। अच्छा, ये दो चीजें हो गई, ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब जो हर क्लास है ना, जो हर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। The data associated with an object is called its properties. The function it uses are called method। ठीक है, अब हर जिस तरह से एक हमारी क्लास है टेक्निकल की, तो हर बंदे का डाटा है, तो उस डाटा क्लास के डाटा को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट के डाटा को क्या कहते हैं? उसकी हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं इसको, आप कह लें कि वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। क्लास के जो वेरिएबल्स होंगे उसको हम प्रॉपर्टीज कह देंगे। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है मेथड्स। अच्छा, अब हर क्लास का एक डाटा होता है और हर क्लास कुछ हर ऑब्जेक्ट कुछ काम कर सकता है। जिस तरह आपका, अगर मैं डाटा बनाऊंगा कहीं पे, अगर मैं कोई सिस्टम बनाता हूँ
जिसमें मैंने आप सारों के अर्निंग रिकॉर्ड शो करने, तो उसमें मैं एक या लॉग इन करना है आप सारों ने, तो मैं लॉग इन का एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो या उसमें आपका नाम, प्रॉपर्टीज में डाटा में क्या आएगा, आपका नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह सारा कुछ, और फंक्शन में क्या आएगा कि आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉग इन आपका एक फंक्शन हो गया। या आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, तो ये अटेंडेंस मार्क करना आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, तो जो फंक्शन होते हैं उनको हम मेथड कहते हैं, और जो डाटा होता है उसको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। जो वेरिएबल होंगे उसको हम प्रॉपर्टीज कहेंगे, और जो फंक्शन होंगे उसको हम मेथड्स कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये बाकी जो दो चीजें हमारे पास रह गई हैं, इनकैप्सुलेशन और इंटरफेस, इसको हम क्लास की डेफिनेशन के बाद आके यूज करते हैं। अच्छा, अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाते हैं। हम एक क्लास को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ सारे को, और हम देखते हैं कि हम एक क्लास किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, हम एक स्टूडेंट की क्लास या यूजर की क्लास में, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना है। ठीक है, वैसे आपकी असाइनमेंट यूजुअली यही होती है कि आप एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएं। तो फॉर एग्जांपल आपने एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होंगी, ऑब्जेक्ट का नाम, और दो तीन नाम और पासवर्ड हो जाएगा, और एक उसका हो जाएगा फंक्शन, उसको हम लॉगिन का फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, बिफोर यू कैन यूज एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट डिफाइन ए क्लास विद द क्लास कीवर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डेफिनेशन चाहिए होती है, और वो क्लास प्रोवाइड करती है। क्लास डेफिनेशन contain the class name which is case sensitive, its properties and its method. Explain example defines the class user with two properties. ठीक है, ये हम बना लेते हैं अभी। ठीक है, हम क्लास बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्लास का नाम रख लेते हैं, यूजर के यूजर हमने अच्छा, ये एलिमेंटर का ये पहले से बना हुआ है, इसको हम स्टूडेंट कर लेते हैं। ठीक है, हम्म, अब ये मैंने क्लास बना लिया। ठीक है, अब इस क्लास ये अब स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। ठीक है, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसका नाम शाम सब कुछ डिफाइन होगा। अच्छा, इसके दो वेरिएबल्स बना लेते हैं हम। एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम, और एक वेरिएबल बना लेते हैं जनाब हम पासवर्ड। ठीक है, अच्छा, एक फंक्शन बना लेते हैं हम, लॉगिन का फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हम शो का फंक्शन बना लेते हैं कि वो जो डाटा है उसको शो कर देगा। ठीक है, सॉरी, इस तरह। अब यहाँ पे एक और काम करना होता है हमने, कि हमने ये बताना होता है कि ये वेरिएबल जो है इनका स्कोप क्या है। ठीक है, तो इनका स्कोप क्या होगा वैसे, ये हम इसको पब्लिक रख देते हैं अभी के लिए। ये हमारे पास एक, कह लें आपके और कुछ रहता है, शो के अंदर कुछ लिख देते हैं। इन्होंने क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, अच्छा, सेव यूजर का फंक्शन आया हुआ, हम यहाँ पे को ऑब्जेक्ट, अब ये देखें हम, अब स्टूडेंट एक ग्रुप बन गया। यहाँ पे एक देखें नाम है और एक पासवर्ड है। अब हर जितने भी आप ये कह लें क्लास ना एक स्पेशल टाइप का, अगर मैं लिबर्टी लूं इसको कहने की, ये स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जिसमें दो अंदर और वेरिएबल सेव करवाए हुए हैं और एक मैंने फंक्शन सेव करवाए हुए हैं। ठीक है, डाटा ही स्टोर कर रहे हैं ना हम। ठीक है, और हर बंदे के लिए इसका अलग वैल्यू होगी। अच्छा, अब हम इसको, ये क्लास बनाने का सिंटेक्स है, ये बड़े आराम से हमने क्लास बना ली है। इसको मैं कॉपी करके आपको पेस्ट कर देता हूँ।
मॉडल के अंदर अब तक पीएचपी कितने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, सबके नाम बता दें। नाम सबके कैसे बता दें? एक तो 3 टॉपिक्स तो वैसे पढ़े थे हमने, फिर एक रेस पढ़ी थी, रेस का एक टॉपिक था, फिर एक फंक्शंस का टॉपिक था, और एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक था। तो ये 6-7 टॉपिक्स हो गए हैं। और इसमें ना हम असल में ऑनलाइन लेक्चर से तो हम स्लो भी रहे हैं काफी सारे। एक मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ठीक। अच्छा सर, पीएचपी में वेबसाइट कैसे बन जाती है? मुझे तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स की तरह लग रही है अभी तक। यार ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये आपके वर्डप्रेस के अंदर भी यूज होंगे, और ऑब्जेक्ट्स आपके यूज होंगे डेटाबेस से कनेक्शन लाने के लिए। ठीक है। जो स्टैटिक वेबसाइट थी ना, स्टैटिक वेबसाइट के लिए हमें पीएचपी की जरूरत नहीं होती। ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट के लिए हमें एचटीएमएल, सीएसएस और कह लें जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट ना भी है फिर भी काम चल जाता है। तो स्टैटिक वेबसाइट तो हमने बना ली थी, उसमें आपने देखा था कोई मसला कोई नहीं, बल्कि आपने असाइनमेंट भी जमा कराई थी बूटस्ट्रैप की। तो स्टैटिक वेबसाइट तो वो बन गई थी। अब पीएचपी में वेबसाइट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि हम जो डाटा लाते हैं ना, कहाँ से बोला, डेटाबेस के अंदर से, तो उसके अंदर ये थोड़ी सी चीजें होती हैं। मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। तो ये आप कह लें कि बस एक लेक्चर रह गया हमारा ये वाला पीएचपी का। इसके बाद हम डेटाबेस के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन डेटाबेस को उससे डाटा लाना है, उसको दिखाना है, तो उसमें थोड़ी सी तो कैलकुलेशन वगैरह चलेंगी ना। ठीक है। और कब तक किस तरह से काम करना है, असल में आपने मशीन को काम बताना होता है कि किस तरह से करना है। तो हम मशीन की जबान समझ रहे हैं अभी। ठीक है, सर्वर की जबान समझ रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे थे हम? अच्छा, ये हमने बना लिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में अब हम ग्रुप क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट में हम डाटा को ग्रुप कर रहे हैं और हम एक फंक्शन को ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है। अब इसको ग्रुप करने से होगा कुछ नहीं, मतलब ये एक डेफिनेशन है। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को इनिशियलाइज करना है हमने, वो हम किस तरह से करेंगे? वो हम करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ वेरिएबल डॉलर यूजर का। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। सॉरी, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। सॉरी, ये नहीं आते बीच में। ये अभी नहीं आएंगे, ये बाद में आ जाएंगे। ओहो, इसको अंदर लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इसको मैंने इससे बाहर लिखना है। अब ये मेरी क्लास बन गई है। ये क्यों आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। अब ये देखें, ये क्या हुआ है? स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट। ठीक है, अब ये स्टूडेंट बन गया, जिसका एक नेम है, एक पासवर्ड है और एक फंक्शन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कराता हूँ। मैंने आपको कहा था कि प्रिंट आर हम किस लिए यूज करते हैं? प्रिंट आर हम यूज करते हैं, अंदर मैं डॉलर स्टूडेंट पास करता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये
ग्रुप हुए इंफॉर्मेशन या नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नेम और पासवर्ड आ गया और एक फंक्शन है, फंक्शन वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट है, सॉरी क्लास का नाम स्टूडेंट है, उसका ऑब्जेक्ट है, नेम और पासवर्ड हमने ग्रुप कर दिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये हमने अभी क्लास बनाई है और इसको डिफाइन कर दिया, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कोड कंट्रोल सी करना है मैंने और अच्छा ये डिक्लेयर कर दी हमने क्लास। ठीक है, क्लास बन गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोशिश करते हैं कि जो नेम और पासवर्ड है ना, मैं इसको वैल्यू असाइन करूं। ठीक है, अब नेम और पासवर्ड को हम वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, एक इसमें कुछ और करवाया हुआ शायद, मैं ये देख लेता हूँ। अच्छा ये तो कॉल करवाया हुआ है, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ये भी हमने करवा लिया। अच्छा ये न्यू के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। और ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, जिस तरह से मैंने कोई अरे बनानी होती है, जिस तरह से ये ए आर आर हमने बनाई थी इज इक्वल टू अरे, और फिर हम उसको अरे लिखना शुरू कर देते थे 1 2 3। ठीक है, तो ये अरे का कीवर्ड क्या करता था, अरे का कीवर्ड क्या करता है, पीएचपी को बताता है कि ये अरे है, 1 2 3 जो मैंने ग्रुप किया हुआ है ये फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, ये एक अरे है। ठीक है, समझ आई ये वाली बात तो समझ आई भी होगी। ठीक है, इसी तरह ये जो न्यू है ना, ये भी कह लें आप, ये इसी तरह ही काम करता है। ये न्यू का न्यू बताता क्या है कि ये न्यू बताता है कि ये सिस्टम को कि जो स्टूडेंट है ना, ये जो स्टूडेंट के कोई आम वेरिएबल नहीं है, ये अरे भी नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए जगह खाली करो। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट में 2 वेरिएबल हैं और एक फंक्शन है। ये अब हमने ग्रुप किया हुआ है फंक्शंस और वेरिएबल्स को। ठीक है, अच्छा ये हो गया यहाँ पे। अब मैंने ना इनकी वैल्यू को साइन करना है। ठीक है, अब इन वैल्यू, इसकी वैल्यू कैसे, फॉर एग्जांपल इस नेम को और इस पासवर्ड को साइन करना है। ठीक है, अब मैं करूंगा डॉलर स्टूडेंट 1, सॉरी स्टूडेंट भी करते हैं अभी, स्टूडेंट 1 इसका नेम इज इक्वल टू, इसको करते हैं अहमद, और डॉलर स्टूडेंट पासवर्ड, अच्छा जी ये हो गया, नेम आ गया और पासवर्ड आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम इसको प्रिंट आर करने की कोशिश करते हैं। पहले हमने देखा था कि पहले क्या आ रहा था, पहले नेम और पासवर्ड में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो नेम में अहमद आ गया और पासवर्ड में पासवर्ड लिखा हुआ, पासवर्ड में कुछ और लिख लेते हैं, माई पास लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि वो सेम ना रहेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया कि अगर मैंने वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम किस तरह से कर लेते हैं, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ये मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगा जब हम इसके स्कोप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मैं ये भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये हमने क्या किया, एक्सेसिंग वैल्यूज, ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। इसको हम कोड को कमेंट करते हैं और ये मैं आपको, अच्छा रिटर्न फंक्शन, वेरिएबल स्कोप, स्टैटिक वेरिएबल, पीएचपी एक्सप्रेशन। यार ये स्कोप वेरिएबल, स्कोप स्टैटिक वेरिएबल, ये एक ही टॉपिक था। पीएचपी एक्सप्रेशन ये एक टॉपिक था, सही है।
और ये कंट्रोल इफ एल्स स्विच, ये हमने 2 लेक्चर लिए थे, लेकिन ये इसको हम ना कंट्रोल फ्लो कह देंगे। एक में लूप्स थे और एक में कंडीशनल्स थे। फॉर ईच 2D अरे, फॉर ईच, हाँ फॉर ईच जो था वो अरेज के अंदर ही था, अरे के टॉपिक के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि हमने टॉपिक्स जो कवर किए हैं वो मेजरली यही थे। आपको कोई टॉपिक जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा वो मेरे से पूछ ले, मैं उसका लेक्चर भी शेयर कर दूंगा और उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा, बल्कि फ्राइडे को सेकंड क्लास में ना इस तरह रख लेंगे, जिसको जो चीज़ समझ नहीं आएगी ना हम वो वाली चीज़ कवर कर लेंगे। अच्छा जी, एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट्स हो गया, और हम आगे चलते हैं फिर। ये हमने देख लिया है, अब आ जाते हैं क्लोनिंग ऑब्जेक्ट पे। अच्छा, क्लोनिंग ऑब्जेक्ट से पहले मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ। हाँ, मैंने फंक्शन कॉल नहीं कराया, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये तो मुझे ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने अगर ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल करना है, ये फंक्शन शो को कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दूंगा कि किस ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल कर रहा हूं मैं, स्टूडेंट शो, ठीक है। अब इस तरह से फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये मेरा फंक्शन शो हो गया, ठीक है। जो मतलब आपके लिए बहुत जरूरी चीज याद करना है, आप ये देख लें, नया ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को कॉल कैसे करते हैं, ये वाली चीज बाकी सारी छोड़ दें, बाकी सारी भूल जाए, ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरह से है, क्या करना है। आपने ये वाली चीज याद रखनी है कि नया ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट। अच्छा, ये अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये वाली चीज जरूरी है, क्योंकि ये वाला काम ना आपके लिए पहले से किसी ने किया होगा, ऑब्जेक्ट बना के क्लास बना के रखी हुई होगी। आपने क्या करना है, उसको वैल्यूज देनी है, या उसके जो वैल्यूज हैं उसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसकी वैल्यूज को, वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, और इस तरह से आप उसके कह लें कि फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ही मैंने फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे ना मैं एक और करा लेता हूँ काम, एक लाइन ब्रेक कर लेते हैं इस पे, यहाँ पे निकालते हैं नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, और फिर एक और बी आर पासवर्ड इक्वल टू, और डॉलर पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, ये नेम और पासवर्ड है तो इसके इसी क्लास के हैं, तो इसको दिखा देना चाहिए, बल्कि ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, दिस यूज होगा यहाँ पे, तो वो कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड इज इक्वल टू, और वो नेम और पासवर्ड को एक्सेस कर ही नहीं रहा, ठीक है। ये दिस के ऊपर हम अभी आते हैं, दिस का कॉन्सेप्ट समझना है हमने, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि हम एक्सेस किस तरह से करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर, एरो नेम, स्टूडेंट, एरो पासवर्ड। अच्छा, कई लैंग्वेजेस में ना ये डॉट से यूज होता है, ठीक है, जेनेरिकली बल्कि तकरीबन सारी में ही डॉट से यूज होता है, लेकिन पीएचपी में हम डॉट, क्योंकि हमारा क्या है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, तो इसलिए हम ये एरो यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। अब एक है क्लोन वाली चीज, क्लोन वाली चीज ये जरा गौर से समझिएगा। मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने एक स्टूडेंट बनाया, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, और मैं एक बनाता हूँ जनाब, स्टूडेंट टू, नया ऑब्जेक्ट, न्यू स्टूडेंट
ठीक है, अब ये नया स्टूडेंट 1 कोई और है, स्टूडेंट 2 कोई और है। ठीक है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इक्वल्स टू स्टूडेंट कर लेता हूँ। अब क्या होगा, अब होना क्या चाहिए कि स्टूडेंट के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं, स्टूडेंट का नेम भी अहमद हो जाएगा, स्टूडेंट 2 का नेम भी अहमद हो जाएगा, स्टूडेंट का पासवर्ड भी ये हो जाएगा माई पास। लेकिन हम करते हैं कि जो स्टूडेंट 2 का जो नाम है ना, मैंने वो बदल देना है। इसका नाम कैसे एक्सेस करेंगे, इस तरह, और उसको बदलेंगे कैसे, कोई भी रख देते हैं, अहमद अली रख देते हैं। ठीक है, अब मैं ये नाम रखना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट आर कर लेता हूँ स्टूडेंट को, देखता हूँ जनाब स्टूडेंट क्या है, और यहाँ पे मैं प्रिंट आर कर लेता हूँ स्टूडेंट 2 को। ठीक है, आपको स्टूडेंट और स्टूडेंट 2 का तो पता ही होगा, इसको हम बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं स्टूडेंट और प्रिंट और स्टूडेंट। ठीक है, इसका पासवर्ड ही बदल देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें ये क्या होगा, स्टूडेंट 1 भी अली और पासवर्ड न्यू पासवर्ड दिखा रहा है, और स्टूडेंट 2 भी अली और न्यू पासवर्ड दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट को ही यहाँ पे इधर करूँ ना, स्टूडेंट दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे देखें पहले पहली दफा में अहमद और माई पास दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन जब मैंने काम क्या किया, सॉरी, जब मैंने स्टूडेंट 2 को स्टूडेंट के इक्वल कर दिया और उसका नाम और पासवर्ड बदला, तो स्टूडेंट का भी नाम अली हो गया और पासवर्ड न्यू पासवर्ड हो गया, और स्टूडेंट 2 का भी नाम अली हो गया, पासवर्ड न्यू पासवर्ड हो गया। तो असल में क्या होता है, असल में होता ये है कि ये जो इक्वल टू का काम है ना, ये इक्वल टू पता है क्या करता है, ये इक्वल टू मेमोरी में जाके ना एड्रेस को चेंज कर देता है। अच्छा, इसके लिए मैं अगर थोड़ी सी मुझे लिबर्टी दें तो मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं। अच्छा, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया था। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा हुआ है नाम अहमद, और माई पास। राइटिंग पे ना जाइएगा, ये है ऐसी मेरी राइटिंग। अच्छा, इसको पॉइंट कर रहा है, क्या नाम था इसका, स्टूडेंट, STU लिख लेते हैं। अच्छा, जब मैंने कहा ना कि स्टूडेंट 2 जो है वो भी उसके इक्वल है, तो स्टूडेंट 2 क्या करता है, स्टूडेंट 2 भी इसको पॉइंट करने लग जाता है। ठीक है, अब मैं आगे कहता हूँ कि जनाब स्टूडेंट 2, ठीक है, स्टूडेंट 2 की वैल्यू बदलो, तो वो क्या करता है, अहमद को निकाल देता है और यहाँ पे अली लिख देता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं जब स्टूडेंट 1 को कॉल करूंगा तो वो भी इसी जगह को पॉइंट कर रहा है, स्टूडेंट 2 को कॉल करूंगा वो भी इसी जगह को पॉइंट कर रहा है। तो स्टूडेंट 1 क्या कहेगा, वो कहे, उससे पूछेंगे हाँ भाई तुम अपना नाम बताओ, तो वो कहेगा वो अली है। ठीक है, स्टूडेंट 2 से पूछेंगे हाँ भी नाम बताओ, तो वो भी कहेगा अली है। हुआ क्या, इक्वल टू करने से कि वो दोनों एक ही जगह को पॉइंट करने लग गए। ठीक है, अब इस मसले को हल कैसे करें हम, इस मसले का हल होगा इस तरह से कि हम जब स्टूडेंट बनाए, ये स्टूडेंट, ये नेम आ गया, ये पासवर्ड आ गया, ये स्टूडेंट आ गया। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं स्टूडेंट 2 बनाऊं तो वो इसको पॉइंट ना करे, वो एक उसके लिए एक नई मेमोरी लोकेशन बने। ठीक है, वो उसको पॉइंट करे।
और यहाँ पे उसके यही वाली चीजें कॉपी हो जाएं, ठीक है। ये कॉपी हो जाए, ये दोनों एक ही चीज को पॉइंट ना करें। अगर एक ही चीज को पॉइंट करेंगे तो मैं एक में चेंज करूंगा, वो दूसरे में खुद ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज एग्जिस्ट कर रही है, दो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों भला? क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाला है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम करने के लिए करते हैं क्लोन का फंक्शन है हमारे पास, और उसके अंदर मैं ये स्टूडेंट डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये क्लोन स्टूडेंट करने से क्या होगा। क्लोन कीवर्ड है या फंक्शन है, ये मुझे देखने दें बस। क्लोन किया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे किया हुआ है कहीं पे क्लोन, हाँ क्लोन कीवर्ड है, सॉरी। ये कीवर्ड है, जिस तरह न्यू कीवर्ड है उसी तरह क्लोन कीवर्ड है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि स्टूडेंट टू को क्लोन करेगा और उसको स्टूडेंट स्टूडेंट को क्लोन करेगा और उसकी वैल्यू स्टूडेंट टू के अंदर लेके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अहमद माई पास पहले था, ये इक्वल करने के बाद स्टूडेंट वन भी अहमद और अली और न्यू पासवर्ड हो गया, स्टूडेंट टू भी अली और न्यू पासवर्ड हो गया, ठीक है। अब मैंने क्लोन किया तो देखें अब क्या होता है। अब देखें क्लोन में अहमद और माई पास था स्टूडेंट वन, स्टूडेंट, और स्टूडेंट जो है वो अहमद और माई पास ही रहा, और स्टूडेंट टू जो है वो अली और न्यू पास हो गया, ठीक है। तो क्लोनिंग करने से क्या होता है, क्लोनिंग करने से एक नई वैल्यू बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समरी में लिख देता हूँ, टू copy an object to another object, use clone function. Else ये हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर से पहले दिस को देख लें हम। राइटिंग मेथड दिस कहाँ पे आता है वैसे? बल्कि कंस्ट्रक्टर हम कल देखेंगे, दिस हम आज देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिंट आर की यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि प्रिंट आर ना मैं यूज करते हैं हम स्ट्रक्चर देखने के लिए। प्रिंट आर को मैं लाइव कभी नहीं यूज करूंगा, प्रिंट आर खाली डेवलपर के लिए यूज के लिए होता है, ताकि वो ऑब्जेक्ट देख सके कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, किस तरह से पड़ी हुई हैं, या रे के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, किस तरह से चीजें पड़ी हुई हैं। किसमें टू सी डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट स्लैश वेरिएबल, वेरिएबल के लिए नहीं, ये अरेज के लिए, ऑब्जेक्ट स्लैश अरेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंट आर इज यूज टू कॉल ए क्लास, कॉल करने के लिए नहीं यूज होता, खाली उसके कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा सर, रिपीट कर दें, कीवर्ड रिपीट कर दें। ये क्लोन का कीवर्ड है, ये मैंने CLON क्लोन, ठीक है। ये मैं कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ ये कोड, मैं फाइल अपलोड कर दूं वो ज्यादा सही रहेगा। इसको पॉइंट कर लेते हैं। अच्छा, इसका नाम लिख देते हैं।
और मैं चार्जर भी ले आता हूँ अपना। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर हम इसको देख लेते हैं आज जल्दी से। हाँ जी, क्वेश्चंस किसी के? सर जी बस चले मैं ये दिस का पढ़ा देता हूँ। हाँ, ये सवाल आ गया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीएचपी एंड पीएचपी 7? अच्छा, पीएचपी 7 जो है ना वो वर्जन है। जिस तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, या बूटस्ट्रैप भी हमने किया था, बूटस्ट्रैप के भी वर्जन थे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। मतलब वो उसमें ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने जो पढ़ी हैं चीज़ें, ये सारी तकरीबन उसमें वैसे ही हैं। तो PHP 7 आप कह लें कि लेटेस्ट वर्जन है PHP का, जिसके अंदर जिस तरह ये हम बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं ना, कुछ बिल्ट इन फंक्शन हमने कौन सा, जिस तरह प्रिंट आर इस्तेमाल किए हुए, हो सकता है ये कुछ कोई नए फंक्शन या नई इम्प्लीमेंटेशन इसमें PHP 7 के अंदर आ गई भी हो। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम ये बस एक चीज देख लेते हैं। इस चीज को ना मैं रिपीट कर दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है? अच्छा, बल्कि दिस का कॉन्सेप्ट चलें। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे देखें, मैं करता हूँ एक काम कि मैं ये स्टूडेंट के नाम शाम तो हमने दिखा दिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि जनाब ये प्रिंट ना करे, ये इको करे। ठीक है। एक स्टूडेंट 1 का मैं फंक्शन कॉल करूँ, डॉलर स्टूडेंट। इसका मैं फंक्शन कॉल करूँ, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं? फंक्शन क्या था इसका? शो का फंक्शन था, और डॉलर स्टूडेंट 2। अब ये शो का फंक्शन क्या करे? शो का फंक्शन मुझे स्टूडेंट का नाम और उसका पासवर्ड बता दे। पासवर्ड नहीं रखते, काफी अजीब सा लगता है। हम इसको पासवर्ड की जगह ना कर लेते हैं जीपीए। ठीक है, जीपीए ज्यादा अजीब लगता है, पासवर्ड तो फिर लोग बता देते हैं, जीपीए नहीं बताते अपना। अच्छा, इसका जीपीए हम रख देते हैं, ये लाइक बच्चा है, 3 जीपीए रख देते हैं। ये कहते हैं कि ये जनाब ये जरा कम लाइक बच्चा है, इसका 2.5 रख देते हैं। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने फंक्शन के थ्रू शो करवाना है। ठीक है, तो हम कैसे एक्सेस करते थे, याद है किसी को? हम एक्सेस करते थे डॉलर स्टूडेंट और इस तरह करके। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि वो कह रहा है, ओहो, स्टूडेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो क्लास है। ठीक है, ये तो क्लास स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो मैंने बाद में बनाया, ऐसे ही है। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अच्छा, इसको इसको दो दो चीजें, या तो स्टूडेंट कॉल करेगा तब ये स्टूडेंट होगा, जब स्टूडेंट 2 कॉल करेगा तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे स्टूडेंट 2 लिखेंगे। अगर मैं नया बना लेता हूँ स्टूडेंट 5, तो यहाँ पे स्टूडेंट 5 होना चाहिए। तो मैं मुझे फंक्शन इस तरह से लिखना है कि जब भी कोई भी स्टूडेंट कॉल करे, स्टूडेंट 2 कॉल करे, स्टूडेंट 4 कॉल करे, जो भी कॉल करे, ठीक है, वह यहाँ पे वही चीज लिखी रहे।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दिस। ठीक है, अच्छा अब क्या मसला है जनाब से, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड। अच्छा यहाँ पे हमने डॉट नहीं लगाया हुआ, और यहाँ पे वो मैंने डॉट लगाया हुआ। अच्छा ये हो गया, अब तो सही हो जाना चाहिए। अच्छा ये नहीं लिखा हुआ मैंने, पासवर्ड की जगह हमने क्या लिखा था, जीपीए। ठीक है, और ये हम इस तरह लिखेंगे, सॉरी ये मुझे आदत पड़ी हुई है। ठीक है, अब देखें अब क्या होगा, अब ये नेम भी आ रहा है और ये जीपीए भी नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम चलाते हैं। ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट हमने नहीं, चले ये आ जाए, एक पी आर एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट नेम अहमद जीपीए 3। अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर से फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट नेम अली जीपीए 5। तो अगर मैंने मल्टीपल यूजर्स के लिए काम करना है, आप देखें अब यूजर के लिए हर दफा मुझे बुलाना नहीं पड़ा कि इस यूजर का जीपीए ढूंढ के लाओ। ठीक है, अब मुझे एक ही जगह मैंने सारी चीजों को ग्रुप किया है, तो इस ये फायदा है असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, और दिस हम कब यूज करते हैं कि अगर मैंने फंक्शन के अंदर यूज करना है किसी भी जगह पे, और मुझे पता नहीं ऑब्जेक्ट का नाम क्या, ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट 2 हो सकता है, ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट 100 हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने दिस का है, दिस क्या करेगा, दिस खुद ही देख लेगा कि कौन सी चीज उसको बुला रही है, या वो स्टूडेंट बुला रही है या स्टूडेंट 2 बुला रही है। ठीक है, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और मिलते हैं हम कल 3 बजे स्लैक, और इसमें मैं फाइल शेयर करता हूँ आपके साथ, ये वाली, और इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ $this। ठीक है जनाब, अच्छा कोई क्वेश्चन। सर हमने पीएचपी क्यूरीज भी करनी है, अपडेट डिलीट और इंसर्ट। ये पीएचपी क्यूरीज नहीं होती, ये होती है एसक्यूएल की क्यूरी। ये लेक्चर खत्म होता है ना, ये इंशाल्लाह फ्राइडे के जो फर्स्ट आवर है, फ्राइडे का जो फर्स्ट आवर है उसमें हम ये वाला लेक्चर कवर कर लेंगे, फिर एसक्यूएल शुरू कर देंगे। ठीक है, ये जो आपने लिखी हुई है ना, अपडेट डिलीट इंसर्ट, ये एसक्यूएल की क्यूरी है, ये पीएचपी की क्यूरी नहीं है। ठीक है, इनको हम पीएचपी में किस तरह चलाएंगे वो हम देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू। और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो स्लैक पे कर ले मेरे से। कोई क्यूरीज वगैरह, बिडिंग वगैरह करते रहे आप, जब तक बिड नहीं करेंगे प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो समझ नहीं आएगी आपको प्रोजेक्ट आपने किस तरह से करना है। ठीक है, चलें ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं 3:30 बजे, ओ 3 बजे।